धर्म और जाति के नाम पर लोगों से अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करवाना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो अगर कुछ ऐसे लोग सोसाइटी में रहेंगे जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या फिर जो सोसाइटी को डिग्रेड कर देंगे, वैसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाकी जितनी भी दूसरी एथनिसिटीज है ये नॉन आर्यन एथनिसिटीज है, और अगर ये इस सोसाइटी में रहती है तो इवेंचुअली सोसाइटी का डाउनफॉल हो जाएगा। कि वो वाले जर्मन्स जिन्होंने अपनी मदरलैंड को यूनिफाइड रखने के लिए सैक्रिफाइस दिया, और ये दूसरे वाले जर्मन्स। अगर मैं आपसे कुछ ऐसी हिस्टोरिकल फिगर्स का नाम पूछूं जिन्होंने इस दुनिया के पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल के रख दिया, तो आपके दिमाग में और हिस्टोरिकल फिगर्स का नाम आए चाहे ना आए, बट एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम है जो कि आपके जहन में जरूर आएगा। एडोल्फ हिटलर, द जर्मन डिक्टेटर। जब भी हम ये वाला नाम सुनते हैं तो ये वाला नाम अकेला नहीं आता, बल्कि उन लाखों लोगों की चीखों को अपने साथ लेकर आता है जिन लोगों को इस आदमी के पागलपने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज इसका मानना था कि अगर ये जो दूसरे लोग हैं ये जिंदा रहते हैं या फिर ये सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी एकदम डाउन ट्रोडन हो जाएगी, या फिर कह लो कि इवेंचुअली सोसाइटी का डाउनफॉल हो जाएगा। इस आदमी ने अपनी रेजिम के दौरान दूसरी एथनिसिटीज के ऊपर इतनी एट्रोसिटीज की कि अगर मैं उनको यहां पर खुलेआम डिस्क्राइब करना शुरू कर दूं तो शायद यूट्यूब मेरी इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर इसको सेंसर भी कर सकता है। हमने अपनी स्कूल की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि हिटलर दूसरी एथनिसिटीज के लिए कितनी नफरत अपने मन में रखता था और कितनी भयंकर एट्रोसिटीज उनके ऊपर करता था। अब उन एट्रोसिटीज के बारे में तो हमें पता है कि किस तरह की एट्रोसिटीज उनके ऊपर हुई, लेकिन ये जो इतनी नफरत थी उसके जहन में इन एथनिसिटीज के लिए, ये आखिरकार आई कहां से, एंड स्पेशली फॉर ज्यूज। यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। बट इससे पहले हम आज के अपने वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करें, सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह से हिटलर ने पहले ये जो एथनिसिटीज थी या फिर कह लो ये जो माइनॉरिटीज थी, स्पेशली ज्यूज, इनको सोशली और इकोनॉमिकली कमजोर किया, एंड उसके बाद असली एट्रोसिटीज इनके ऊपर की। 30 जनवरी 1933 का वो दिन था जिस दिन हिटलर की नाजी पार्टी पावर में आती है। पावर में आते ही हिटलर ने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। उसका मानना यह था कि जो हम नाजीज है वो एक आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं। अब ये जो टर्म होती है आर्यन, इसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड होता है या फिर बहुत ज्यादा सभ्य होता है। और बाकी जितनी भी दूसरी एथनिसिटीज है ये नॉन आर्यन एथनिसिटीज है, और अगर ये इस सोसाइटी में रहती है तो इवेंचुअली सोसाइटी का डाउनफॉल हो जाएगा। और सिर्फ आर्यन एक ऐसी रेस है जो इस दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रीशेप कर सकती है। उसके लिए इसने क्या किया कि ये जो ज्यूज थे इनका सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट करवाना शुरू कर दिया। बट इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से और देश में इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जो बढ़ रही थी उसके चलते ये जो बॉयकॉट था इसे इसको कॉल ऑफ करना पड़ा। अब ये जो नई रेजिम पावर में आई थी इसके चलते जो जर्मनी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था उसको देखते हुए पहले ही साल यानी कि 1933 में लगभग 37,000 ज्यूज ने अपना घर छोड़ दिया, जर्मनी छोड़ दिया, और वो किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो गए। आपने अपनी 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में शायद एनी फ्रैंक की कहानी पढ़ी होगी। अब 1933 से लेकर 1939 तक हिटलर और इसकी सरकार ने ऐसे ऐसे एंटीसीमेटिक कानून पास किए जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा ज्यूज पे और जो वहां पर दूसरी एथनिसिटीज रह रही थी जैसे कि जिप्सीज, उनके ऊपर। सपोज आप किसी देश की माइनॉरिटी है और आप वहां पर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहकर निकाल दिया जाता है कि हमें तो भाई आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह से रिएक्ट करोगे इस बात के ऊपर। कुछ ऐसा ही हुआ था ज्यूज के साथ 1933 में जब प्रोफेशनल सिविल एक्ट को पास किया गया था। अब ये जो प्रोफेशनल सिविल एक्ट है इसका मतलब ये था कि जितने भी ज्यूज सिविल सर्विसेज में है, जैसे तहसीलदार, आईएएस वगैरह इंडिया में होते हैं, वैसे ही जर्मनी का भी कुछ सिस्टम होता होगा। जितने भी ज्यूज ये सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कह के निकाल दिया गया कि भाई हमें तो आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आप सो कॉल्ड नॉन आर्यंस है, इसलिए हम आपको इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर काम करते नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से ज्यूज को निकाल दिया गया और एक 1.5% का कैप लगा दिया गया, यानी कि जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है उसमें अगर 200 बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे नॉन आर्यंस एक्सेप्टेबल हैं और बाकी 197 उसमें सिर्फ और सिर्फ नाजीज होंगे। फिर 1934 में क्या किया जाता है कि जितने भी ज्यूइश एक्टर्स थे या फिर जितने भी वो वाले ज्यूज थे जो कि पर्दे या फिर स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते थे उनको बैन कर दिया गया परफॉर्म करने से। फॉलोइंग टू दिस 1935 में जितने भी ज्यूज आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रहे थे उनको भी निकाल दिया गया। फिर 15 सितंबर 1935 को इंट्रोड्यूस होता है न्यूरमबर्ग लॉ। अब ये जो न्यूरमबर्ग लॉज है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसको मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, बट हाँ अगर आप कहोगे तो इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं। मोटा मोटा समझते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जो ज्यू है
उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि किसी भी आदमी के अगर 4 ग्रैंड पेरेंट्स ज्यूज रह चुके हैं तो वो आदमी भी ज्यू कहलाएगा। अब अगर ये आदमी ज्यू निकलता है, यहूदी निकलता है, तो इसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको तुरंत रिवोक किया जाएगा। जैसे कि उसे कोई वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में वो आदमी नहीं बैठ सकता, और इसमें न्यूरमबर्ग लॉज में ऐसे ऐसे भी प्रोविजंस थे जिसके चलते ना तो इंटररेशियल मैरिज पॉसिबल थी, यानी कि अगर कोई आदमी ज्यू है तो वो किसी नॉन ज्यू लड़की से शादी नहीं कर सकता। इसमें यह भी लिखा गया था कि अगर कोई भी ज्यूइश डॉक्टर है तो वो किसी नाजी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। न्यूरमबर्ग लॉज में यह भी मेंशन किया गया है कि जो ज्यूइश पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के नाम तक इंडिपेंडेंटली नहीं रख सकते, मतलब ज्यूइश पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम अपनी पसंद से नहीं रख सकते। गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करेगी, इसी लिस्ट से उन्हें नाम देखने हैं और वही नाम अपने बच्चे का रखना है। अब सपोज दैट कोई बच्चा इन लॉज के इनैक्ट होने से पहले पैदा हो जाता है तो उसको अपनी ज्यूइश आइडेंटिटी को दिखाने के लिए नाम के पीछे इजराइल लगाना पड़ेगा अगर वो मेल है तो, और सारा लगाना पड़ेगा अगर वो फीमेल है। न्यूरमबर्ग लॉज में यह भी मेंशन किया गया था कि जितने भी जो ज्यूज है उन्हें अपने पासपोर्ट्स गवर्नमेंट एजेंसीज को सबमिट करने पड़ेंगे। फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है सबसे पहले तो उन पासपोर्ट्स को इनवैलिडेट करेगी, उसके बाद उसके ऊपर एक जे नाम का स्टैंप लगा के उसको रीएस्टैब्लिश करेगी ताकि पता लग सके कि ये जो पासपोर्ट होल्डर है वो एक ज्यू है। सितंबर 1941 में इसी न्यूरमबर्ग लॉ में एक और प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अकॉर्डिंग जितने भी जो ज्यूज है उन्हें अपनी चेस्ट की लेफ्ट साइड स्टार ऑफ डेविड को स्टिच करना पड़ेगा और उसके अंदर जूड लिखना पड़ेगा ताकि पब्लिकली पहचाना जा सके कि वो आदमी या फिर वो औरत ज्यू है। अब ये तो थे वो वाले तरीके जिससे हिटलर ने ज्यूज को सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतना वीक कर दिया ताकि जब ये एट्रोसिटीज बढ़े तो ये जो ज्यूज है ये अपने लिए आवाज तक ना उठा सके। अब 1939 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है तो जर्मनी और यूएसएसआर दोनों पोलैंड के ऊपर अटैक करते हैं। आधा पोलैंड जर्मनी ले जाता है और आधा पोलैंड यूएसएसआर ले जाता है। अब कुछ ज्यूज तो पोलैंड में पहले ही रह रहे थे और कुछ ज्यूज जो जर्मनी में भी रह रहे थे उन्हें भेड़ बकरों की तरह शिफ्ट कर दिया गया घेटोज में। अब ये घेटोज क्या होता है? दरअसल आप घेटोज को एक तरह का स्लम मान सकते हैं, एक तरह का कैंप मान सकते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग बद से बदतर कंडीशंस में रहते हैं। यहां पर ना तो हाइजीन का कोई ध्यान रखा जाता है, यहां पर ना तो खाने पीने में कोई सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है, पीने को साफ पानी नहीं मिलता, और अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसके लिए सही से यहां पर मेडिकेशन भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ऊपर से यूरोप की इतनी भयंकर ठंड, और उस ठंड में भी इन बेचारे ज्यूज के पास कोई इंतजाम नहीं था अपने आप को गर्म रखने के लिए। अब ओवरक्राउडेडनेस है तो डेफिनेट सी बात है कि बीमारियां फैलेगी ही फैलेगी। अब क्योंकि ठीक से मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी तो ये जो लॉर्ड्स और वॉर्सो के जो ये घेटोज थे इसमें लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन हिटलर का ये जो पागलपन था ये अभी भी रुका नहीं था। 1942 में बर्लिन में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसे वेनीज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस वेनीज कॉन्फ्रेंस के तहत जो ये ज्यूज का क्वेश्चन है कि इनके साथ किया क्या जाना चाहिए, इसका फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाना था। लाखों की तादाद में पहले ही ये जो ज्यूज थे ये नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में थे। इसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो घेटोज थे इनसे निकालकर इन ज्यूज को पहले तो पोलैंड लेके आया जाता है, फिर इन बेचारों को ट्रेन्स में भर के, बैलगाड़ियों में भर के, ट्रक्स में भरकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ले जाया जाता है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे यहां पर इन बेचारों को बहुत बुरी तरह से परसिक्यूट किया जाता था। ऐसे ऐसे तरीके थे जैसे कि गैस चेंबर में डाल देना। अब ये गैस चेंबर जो होता है ये देखने में तो किसी वॉशरूम की तरह लगता है, बट जब आप वहां पर नलका वगैरह खोलते हो तो कुछ ऐसी टॉक्सिक गैसेस निकलती है जो आपको मार देती है। ऑस्विच के कंसंट्रेशन कैंप्स में लगभग 10 लाख ज्यूज को परसिक्यूट किया गया। बेल्जेक के कंसंट्रेशन कैंप्स में अप्रोक्सीमेटली 4,35,000 को, सोबिबोर में 1,67,000 को और ट्रेबलिंका में लगभग 9,25,000 ज्यूज को परसिक्यूट कर डाला। अब ये तो थे सिर्फ और सिर्फ ज्यूज, बट जो दूसरे प्रिजनर्स ऑफ द वॉर थे, मतलब वॉर के दौरान जो सरेंडर कर देते हैं, जो लड़ नहीं सकते,
उनको प्रिजनर्स ऑफ द वॉर कहलाया जाता है, क्योंकि उनको इसके बाद जेल में डाल दिया जाता है। 33 लाख सोवियत यूनियन के प्रिजनर्स ऑफ द वॉर को परसिक्यूट किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि पोलैंड के वो वाले सिटीजन्स जो ज्यूज भी नहीं थे, उनमें से भी 18 लाख को परसिक्यूट कर दिया गया। अभी तक हमने ये देखा कि ये जो हिटलर के अंदर नफरत की आग थी, इसने कितनी बुरी तरह से इंपैक्ट किया माइनॉरिटीज को, दूसरी एथनिसिटीज को, यहां तक कि दूसरी कंट्रीज के लोगों को। बट ये अब इतनी जो नफरत इसके अंदर भरी हुई थी, आखिरकार ये आ कहां से रही थी, इसका सोर्स क्या था? तो अगर ये चीज समझनी है तो हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल आप जैसा जर्मनी का मैप आज देखते हो, 19वीं सेंचुरी में ये मैप ऐसा नहीं था। ये वाला एरिया जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यहां पर जर्मन एथनिसिटी रहा करती थी, जर्मन स्पीकिंग लोग रहा करते थे। अब 1866 में क्या होता है कि प्रशियंस और जर्मन एम्पायर के बीच में एक वॉर होती है, जिसमें जो जर्मन कन्फेडरेशन थी इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और कई जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस जैसे हैनोवर, सैक्सनी, इसको प्रशिया अपने अंडर ले लेता है। 1866 के बाद 1867 में राइज होता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का। अब जब वॉर खत्म हो जाती है तो मैप थोड़ा चेंज हो जाता है। ऑस्ट्रिया का ये वाला हिस्सा जो पहले जर्मन कन्फेडरेशन में आता था, वॉर के बाद ये चला जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में ये जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ऑस्ट्रिया के अंदर एक टाउन पड़ता था, ब्राउनau am Inn करके। अब ये जो ब्राउनau am Inn था, इसमें ही जन्म होता है 1889 में एडोल्फ हिटलर का। 20 अप्रैल 1889 को एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में। अब बेशक जन्म इसका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में हुआ था, बट दिल से ये अभी भी जर्मन था, और ये किसी भी हालात में चाहता था कि जर्मनी का वो वाला हिस्सा जो आज की डेट में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर है, ये किसी भी तरह से वापस जर्मनी से यूनिफाई होना चाहिए। इसे बचपन से ही नेशनलिज्म का बहुत ज्यादा बुखार था। हिटलर ने अपनी किताब मेन कैंप में एक जगह मेंशन किया है कि इसका एक प्रोफेसर हुआ करता था, डॉक्टर लियोपोल्ड करके। तो जब ये डॉक्टर लियोपोल्ड उन्हें जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया करता था, तो ये लोग क्लास में नहीं होते थे, बल्कि पास्ट में गुम हो जाया करते थे। इसका मानना यह था कि वो वाले जर्मन्स जिन्होंने अपनी मदरलैंड को यूनिफाइड रखने के लिए सैक्रिफाइस दिया, और ये दूसरे वाले जर्मन्स जो अपने घर में बैठे हुए हैं, या फिर टीचर वगैरह है, या फिर स्टूडेंट्स है, जो मर्जी है, इनको इनसे एम्पैथी क्यों नहीं है? क्या ये वाले जर्मन्स और ये वाले जर्मन्स अलग हैं? क्या ये जर्मनी को यूनिफाइड रखने के लिए सैक्रिफाइस देना सिर्फ और सिर्फ ये वाले जर्मन्स का ठेका है? क्या ये जर्मनी इन लोगों का नहीं है? या फिर ये इन जर्मन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ये अपनी मदरलैंड के लिए लड़ें, उसे बचाएं? इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कैंप में एक और जगह मेंशन किया है कि जिस स्कूल में ये जाता था, वहां पर एक इवेंट था जहां पर दूसरे स्कूल के भी बच्चे आने थे। तो हाईएस्ट 13-14 साल की इसकी उम्र थी। उस उम्र में भी इसने ऑस्ट्रिया का नेशनल एंथम गाने के बजाय अपना जर्मनी का नेशनल एंथम गाया, और जर्मन फ्लैग वाले कॉर्नफ्लावर बैजेस लगाए। दूसरा रीजन ज्यूज और दूसरी एथनिसिटीज को हेट करने का यह है कि इसका मानना यह था कि हम जो ह्यूमंस है वो म्यूटेबल है, यानी कि हम ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस भी बन सकते हैं और ह्यूमन से वापस बंदर भी बन सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग सोसाइटी में रहेंगे जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, या फिर जो सोसाइटी को डिग्रेड कर देंगे, वैसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह हिटलर का मानना था। तीसरा रीजन यह है कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों से अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करवाना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब जैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं, मेरा कल्चर पहाड़ी है, तो मुझे अपने पहाड़ी कल्चर के ऊपर गर्व है। मैं प्राउड महसूस करता हूं अपने आप को पहाड़ी कहने में। अब सोचो, अगर कल को मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूं और मुझे अपने लिए वोट्स खींचने हैं, तो सबसे आसान मेरे लिए क्या तरीका रहेगा? सबसे आसान तरीका मेरे लिए रहेगा लोगों को कल्चर के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर, और लोगों को जाति के नाम पर भड़काना, और उनसे अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करवाना। कल को कोई और एथनिसिटी के लोग यहां पर रहने आ जाते हैं, और मैं उनके अगेंस्ट हेट फैलाना शुरू कर देता हूं कि अगर ये यहां पर रहेंगे तो हमारे कल्चर को खतरा हो जाएगा, अगर ये यहां पर रह जाएंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये पहाड़ी सोसाइटी के लिए खतरा है। ऐसे ऐसे क्लेम्स अगर मैं करने शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं लोग ब्रेन वॉश हो ही जाएंगे, बिकॉज ट्रेडिशंस, कल्चर या फिर धर्म बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है। इसी तरह से किया हिटलर ने, क्योंकि और तो उसे वैसे भी सपोर्ट नहीं करने वाले थे उसके एक्शंस के लिए, पर एटलीस्ट उसके अपने लोग तो उसे सपोर्ट करें। यही सोचकर उसने क्या किया कि अपने जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें भरनी शुरू कर दी कि आप तो आर्यंस हो, आप एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड हो, और ये जो दूसरी एथनिसिटीज है इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह से पहले उसने अपने लोगों को कन्विंस किया, ताकि बाद में वो जो एक्शंस ले उसको जस्टिफाई करने के लिए कम से कम उसके पास अपने लोग तो उसका स्टैंड लें। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड का ऑर्डर किस तरह से चेंज हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड कुछ लोग अभी मुझसे पूछेंगे कि तुमने रोस्टिंग क्यों छोड़ दी, और इस तरह से तुम जियोपॉलिटिक्स या फिर हिस्ट्री के ऊपर क्यों वीडियोस बनाने लग गए। तो यार देखो,
रोस्ट वीडियोस में ना काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और मैं इसमें अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे मैं लोगों को एस्पायर कर सकूं और एजुकेट कर सकूं। सो जैसा सपोर्ट आपने मुझे मेरे रोस्टिंग करियर में दिया, मतलब जब तक मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, वैसा ही सपोर्ट आप मुझे आगे भी दीजिएगा मेरी इस वाली जर्नी में जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।